हेलो एवरीवन। आप सुन रहे होंगे काफ़ी दिनों से अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। सो आज हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की जो संबंध है या फिर जो सुधरते संबंध है उसको देखने की कोशिश करेंगे, राइट। ये आर्टिकल द हिंदू पे आया है, तो देख लेते हैं कि आप इसमें क्या सीख सकते हैं, राइट। तो इस संघर्ष के मूल में यह है कि पाकिस्तान का सैन्य प्रतिष्ठान और तालिबान एक दूसरे को किस नज़रिए से देखते हैं। पाकिस्तान तालिबान को अपना जागीरदार मानता है। वह उम्मीद करता है कि तालिबान उसके महत्वपूर्ण राजनीतिक और सैन्य समर्थन के लिए आभारी रहेगा। एक ऐसा नज़रिया जो तेजी से स्वतंत्र होते तालिबान से सहमत नहीं है, राइट। पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए ऐसा नहीं चाहता कि वो एज अ स्वतंत्र वो शासक बन बैठे, राइट, तालिबान के लिए। तो इसका इसेंस देख लेते हैं पहले, या फिर आप इसे बाद में भी हम कवर कर लेंगे क्योंकि पढ़ने के बाद तो इसेंस आसानी से समझ में आ जाता है। सो देखते हैं कि क्या हुआ, राइट। क्या कहानी चल रही है अभी तक की। 11 और 12 अक्टूबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरन रेखा, राइट। जैसा कि पहले अगर आप अनडिवाइडेड इंडिया को देखें तो ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन जब चूंकि पाकिस्तान डिवाइड होने के बाद ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरन रेखा है। पर भीषण झड़प हुई, राइट, कब? 11 और 12 अक्टूबर को, यानी आज 14 अक्टूबर है, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। इस्लामाबाद के अनुसार उसकी सेना ने अफगानिस्तान की ओर से 200 से ज़्यादा लड़ाकों को मार गिराया, जबकि तालिबान ने 58 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। पाकिस्तानी प्रतिष्ठान यानी कि सैन्य की एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अफगानिस्तान की जमीन से संचालित तालिबानी शिविरों और चौकियों, आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्रों और सहायता केंद्रों जिसमें फितना अल ख्वाजिस यानी कि FAK, फितना अल हिंदुस्तान FAH और ISKP यानी कि दाइश से जुड़े दायित्व शामिल हैं, को निशाना बनाया गया है। निशाना बनाकर सटीक गोलीबारी, हमले और शारीरिक हमले किए गए हैं। अफगानी सेना के हवाले से कहा गया है कि अफगान हमले पाकिस्तानी सेना के हवाई हमलों का बदला लेने के लिए किए गए थे। चूंकि आप 1-2 महीने पहले की अगर आप न्यूज़ देखें तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे अटैक किया था थ्रू द एयर का इस्तेमाल करके, राइट। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने आगे कहा कि यह अभियान 11 अक्टूबर की रात को समाप्त हो गया और अगर विरोधी पक्ष फिर से अफगानिस्तान की जमीन का उल्लंघन करता है तो हमारे सशस्त्र बल उनके इलाकों की रक्षा के लिए तैयार हैं और दृढ़ता से जवाब देंगे, ऐसा अफगानिस्तान का कहना है। ये रही रूपरेखा कि कैसे अभी जो हाल ही में ये हुआ घटनाक्रम, उसके पीछे का ये घटनाक्रम, राइट। आगे बढ़ते हैं। झड़पों के बाद पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच सीमा पार करने के रास्ते बंद कर दिए हैं। इन पाकिस्तान ने जो दोनों देशों के बीच एक रास्ता होता है उसको बंद कर दिया है। पाकिस्तान के लिए ये झड़प 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान की ओर से बिना उकसावे के हमलों के साथ शुरू हुई। तालिबान के लिए सीमा पर ये झड़पें 9 अक्टूबर को अफगानिस्तान के अंदर काबुल और पक्तिता प्रांत में पाकिस्तान द्वारा किए गए पूर्व हमले का जवाब थी, यानी कि पाकिस्तान ने जो पहले हमले किए थे उसका जवाब अफगानिस्तान ने अभी दिया। हालांकि हाल के वर्षों में डूरन रेखा के पार छोटी मोटी झड़पें हुई हैं, लेकिन ये ताज़ा हमले अफगानिस्तान पाकिस्तान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण हैं और तालिबान पाकिस्तान सैन्य प्रतिष्ठान के संबंधों में बदलाव लाने के लिए साबित हो सकते हैं, राइट। अब हम थोड़ा ज्योग्राफी समझते हैं, उसके पीछे भूगोल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पिछले हफ्ते हम लोग का पहला सिलसिला 9 अक्टूबर को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और पक्तिता प्रांत में हुआ था। काबुल और खैबर पख्तूनख्वा केपी प्रांत में खैबर दर्रे के पश्चिम छोर पर स्थित तोरखम के सड़क मार्ग के सिर्फ 230 किलोमीटर दूर है। ये इसका लोकेशन है। अगर पाकिस्तान को काबुल के ऊपर कोई हवाई कार्रवाई करनी है तो यह दूरी 100 किलोमीटर से भी कम होनी चाहिए। पूर्वी अफगानिस्तान के 5 प्रांतों में से जो पाकिस्तान के 2 प्रांतों केपी और यानी कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। पक्तिता केपी के 2 कबायली इलाकों जिसमें उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, जो मशहूद और वजीर कबायलियों का गढ़ माना जाता है, राइट। ये उसके जोग्राफी को आप समझ सकते हैं। दूसरा हमला जो है 11 और 12 अक्टूबर के बीच डूरन रेखा के साथ उत्तर में चित्राल से शुरू होकर दक्षिण में वजीरिस्तान तक के कबायली इलाकों में हुआ। बदले में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान चौकी के साथ साथ अफगानिस्तान की ओर स्थित प्रशिक्षण कमान और किलों को भी निशाना बनाया, राइट। अगर हम इस इतिहास देखने की कोशिश करें तो अगर आप इसका इतिहास देखें तो 1990 के दशक में तालिबान को समर्थन देने तथा अगले 2 दशकों तो उसका समर्थन करने के बाद पाकिस्तान अब उसके खिलाफ क्यों हो गया, हम इस प्रश्न का बेसिकली उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं।
दोनों देशों के लिए हालिया झड़पों के पीछे अलग अलग कारण थे। मीडिया रिपोर्टों में अनुमान लगाया गया था कि काबुल में पाकिस्तान के हमले का निशाना पाकिस्तानी तालिबान नेता का नूर बली मसूद हो सकता है। जब पाकिस्तान ने अटैक किया था तो ये मारा गया था। 9 अक्टूबर को दोनों हमले अफगानिस्तान को भारत के करीब न आने की चेतावनी भी हो सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान लगातार भारत के करीब आने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है पाकिस्तान ऐसा सोच रहा हो कि अटैक करके उसको दूर रखने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि उस दिन अफगान विदेश मंत्री भारत की एक हफ्ते की यात्रा पर नई दिल्ली आए थे। हैरानी की बात है कि 12 अक्टूबर को पाकिस्तान के डीजी ISPR के बयान में भी अफगान मंत्री की भारत यात्रा का जिक्र है, लेकिन इसे अफगानिस्तान के गंभीर उकसावे से जोड़ा गया है और 9 अक्टूबर को काबिल में हुए 2 हमलों को नज़रअंदाज कर दिया गया। राइट। तो एक तीसरा फैक्टर ये भी हो सकता है कि चूंकि इंडिया और काबुल के बीच बढ़ती जो दोस्ती है उससे पाकिस्तान को समस्या हो सकती है। जबकि उपरोक्त दोनों घटनाएं ट्रिगर पॉइंट थी। निम्नलिखित 5 कारणों को पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान और तालिबान के बीच तनाव के मूल कारणों के रूप में पहचाना जा सकता है। इस संघर्ष के मूल में यह है कि पाकिस्तान और तालिबान एक दूसरे को किस तरह देखते हैं। पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान तालिबान को अपना जागीर मानता है। वह उम्मीद करता है कि तालिबान 1990 के दशक में उसके गठन और पिछले 3 दशकों के दौरान पाकिस्तान से मिले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण राजनीतिक और सैन्य समर्थन के लिए आभारी रहेगा। अगर आप दूसरी ओर देखें तो तालिबान खुद को स्वतंत्र मानता है, क्योंकि उसने पिछले 2 दशकों में खासकर 2001 से 21 के दौरान अफगानिस्तान पर अमेरिकी कब्जे के दौरान पाकिस्तान की दोहरी भूमिका को झेला है। तो एक ये तीसरा फैक्टर ये भी है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान चाहता है कि काबुल उसके रणनीतिक हितों के अधीन रहे। ऐसा पाकिस्तान चाहता है कि काबुल उसके अधीन रहे, लेकिन काबुल क्यों ही अधीन रहेगा? कोई भी देश किसी भी देश के आगे क्यों अधीन रहना चाहेगा? उसके रणनीतिक हितों के अधीन रहे। जबकि तालिबान एक नई शुरुआत करना चाहता है तथा अफगानिस्तान के भीतर और बाहर दोनों जगह स्वतंत्र नीति अपनाना चाहता है। ऐसा अफगानिस्तान का लक्ष्य है। काबुल ने चीन के साथ बातचीत शुरू की थी। अगस्त 2025 में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने काबुल का दौरा किया और अफगानिस्तान में खासकर खनन क्षेत्र में निवेश पर बात कही। चीन ने अफगानिस्तान के आधिकारिक प्रतिनिधि मंडलों का भी स्वागत शुरू कर दिया है, जिसमें उनका राजदूत भी शामिल है। जुलाई 2025 में रूस ने तालिबान को मान्यता दी थी और मॉस्को में उसके राजदूत को स्वीकार किया। तालिबान अपनी बाहरी भागीदारी चाहता है, जबकि इस्लामाबाद उसके लिए मंजूरी की उम्मीद करता है। राइट। पिछले हफ्ते जब अफगान विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर थे, काबुल और पंक्तिता प्रांत में पाकिस्तान का हमला महज संयोग नहीं है। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान अर्थव्यवस्था और व्यापार को लेकर विदेश नीति तक उस पर निर्भर रहे। पाकिस्तान चाहता है कि जो अफगानिस्तान है वो पूरी तरह से पाकिस्तान पर निर्भर रहे। राइट। हाल ही में नई दिल्ली काबुल के बीच दिल्ली और काबुल के बीच हुई मेल मिलाप से सत्ता प्रतिष्ठान खुश नहीं है। यानी कि चूंकि अब अफगानिस्तान लगातार इंडिया के करीब आने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है। राइट। दूसरा ये है कि पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान पाकिस्तान यानी कि जो TTP है को अपना समर्थन देना बंद कर दे। पाकिस्तान तालिबान पर TTP, दाइश और भारतीय समर्थकों को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराने का आरोप लगाता रहा है। अमेरिकी कब्जे के दौरान तालिबान ने TTP के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए थे। पाकिस्तानी जो तालिबान है, खासकर मसूद और वजीर ने 2001 और 21 के दौरान जब पाकिस्तान दोहरा खेल खेल रहा था, तालिबान को महत्वपूर्ण समर्थन दिया था। इसलिए यह संभव है कि तालिबान अभी भी TTP के साथ संबंध बनाए रखे है। हालांकि तालिबान पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान से असहमत है और उसकी आतंकवादी समस्याओं के लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान को दोषी ठहराता है। तालिबान के लिए दाइश आतंकवादी भी उतना ही खतरा है। राइट। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या फैक्टर है? तीसरा फैक्टर है कि पाकिस्तान के भीतर सत्ता प्रतिष्ठान ने या तो तालिबान और अफगानिस्तान के साथ बाहरी संबंधों को हड़प लिया है या संसद ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया है। 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण के बाद से पाकिस्तान के अफगान नीति को सत्ता प्रतिष्ठान ही चला रहा है। यानी बेसिकली आर्मी ही चला रही है उसको, संसद नहीं चला रही। संसद तो बस एक दर्शक बल्कि समर्थक ही बन गई है। अफगानिस्तान के साथ हालिया झड़पों के बाद पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ ने सबसे पहले सेना प्रमुख के दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की। राइट। पाकिस्तान के भीतर कमजोर नागरिक सैन्य संबंध अफगानिस्तान सहित अपने सभी पड़ोसियों के साथ पाकिस्तान के बिगड़ते रिश्तों का एक अहम कारण रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वही ऐसा माना जाता है कि सत्ता चला रही है, और सही भी है। राइट। चौथा फैक्टर क्या है? तालिबान के लिए सबसे बड़ा मुद्दा पाकिस्तान से अफगान नागरिकों को निर्वासित करने का इस्लामाबाद का एक तरफा फैसला है।
ये ट्रिगर पॉइंट था। 1980 के दशक से पाकिस्तान उन लाखों अफगानों की मेजबानी कर रहा है जिन्होंने कई चरणों में डूरन रेखा पार की थी। 1980 और 90 के दशक में पाकिस्तान अफगानिस्तान नागरिकों को एक परिसंपत्ति और अपने रणनीतिक हितों का हिस्सा मानता था। अब तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान अपने क्षेत्र में अफगानों को एक दायित्व मानता है। 2023 से पाकिस्तान पहले बिना दस्तावेज वाले अफगान जो प्रवासी हैं, जो बिना किसी वैध दस्तावेज या पंजीकरण के पाकिस्तान में आए थे, और उसके बाद में जो पंजीकृत अफगान शरणार्थियों को एक तरफा निर्वासित कर रहा है, यानी पाकिस्तान उन सभी को अफगानिस्तान भेज रहा है। तालिबान और अफगान इस तरह के एक तरफा निर्वासन से खिलाफ हैं। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी अफगान प्रवासियों और शरणार्थियों को निर्वासित करने के पाकिस्तान के फैसले की आलोचना की है। आगे बढ़ते हैं। जो पांचवा और अंतिम मुद्दा पाकिस्तान द्वारा खैबर जो पख्तूनख्वा है और बलूचिस्तान में सीमा चौकियों को एक तरफा और बार बार बंद करना है। खासकर तोरखम और चमन में ये दोनों सीमा चौकियां न केवल सबसे बड़ी द्विपक्षीय व्यापारिक चौकियां हैं, बल्कि अफगानिस्तान में माल और लोगों के प्रवेश और निकास के प्रमुख बिंदु भी हैं। हालांकि अफगानिस्तान की सीमाएं ईरान और मध्य एशिया से लगती हैं, ऐतिहासिक रूप से ये दोनों बिंदु अफगानों और माल की आवाजाही के लिए वैश्विक प्रवेश द्वार के रूप में काम करते रहे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए इन सीमा चौकियों के रणनीतिक महत्व को समझता है। हाल के वर्षों में उसने इन दोनों सीमा चौकियों को बार बार बंद किया है, मुख्यतः काबुल पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत। तो पाकिस्तान ये भी कोशिश करता है कि वो किस तरह से इन पर दबाव बनाए, राइट। पाकिस्तानी सीमावर्ती क्षेत्रों को लाभप्रद मानता है, जबकि अफगानिस्तान इन्हें अपनी जीवन रेखा मानता है। आगे बढ़ते हैं। संबंधों को पुनः संयोजित करना यानी कि पुनः मेल मिलाप की नीति क्या हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान बदलती क्षेत्रीय स्थिति पर नज़र रख रहा है और उससे निपटने के लिए कदम उठा रहा है। ईरान के साथ उसका हालिया समझौता, सऊदी अरब के साथ उसका रक्षा समझौता, पाकिस्तान के साथ हालिया घटनाक्रम भी इसी का हिस्सा हैं। आप मेंस में इन पॉइंट्स को काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। अगर इनके संबंध में कोई प्रश्न आता है तो इस आर्टिकल से ईजिली हैंडल हो जाएगा। इसी तरह तालिबान ने अपने क्षेत्रीय परिवेश के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर दिया है। हाल के वर्षों में उसे आक्रामक ईरान का सामना करना पड़ रहा है और इस्लामाबाद की तरह तेहरान भी अफगान नागरिकों को निर्वासित कर रहा है, यानी कि ईरान भी अफगानिस्तान के नागरिकों को निर्वासित कर रहा है, उनको बाहर भेज रहा है। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि तालिबान ने अपने निकटवर्ती और विस्तारित पड़ोस यानी मॉस्को, बीजिंग और अब नई दिल्ली के साथ मोर्चा खोल दिया है। अब यानी कि अफगानिस्तान लगातार, जैसे इंडिया है, राइट, नई दिल्ली है, यानी कि बीजिंग यानी चाइना है, मॉस्को यानी रशिया से लगातार संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। तालिबान को इन बाहरी जुड़ावों की जरूरत न केवल रणनीतिक कारणों से है, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने और अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए भी जरूरी है, इसलिए ऐसा हो सकता है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान और केपी यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में भी गंभीर आंतरिक समस्या है, जिसके लिए वहाँ की सरकार अन्य देशों विशेषकर भारत को दोषी ठहरा रही हैं, राइट। अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान को एक जागीरदार देश मानता है तो अपनी सभी आंतरिक हिंसा के लिए काबुल और भारत को जिम्मेदार ठहराने के रिश्ते और बिगड़ जाएंगे। पाकिस्तान की अफगान नीति का सत्ता प्रतिष्ठान का केंद्र नियंत्रण पहले से ही खराब स्थिति और बिगाड़ देगा, राइट। आई होप आपको इस समझ में होगा। इसको लिखा है डॉक्टर डी सुभाष चंद्रन ने, जो राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान के संघर्ष एवं सुरक्षा अध्ययन स्कूल में प्रोफेसर और डीन है, राइट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा पूरा आर्टिकल। ये मेंस और प्री के लिए दोनों तरह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री में आईआर से संबंध पूछ सकते हैं और मेंस में तो हर साल आईआर से संबंध पूछे जाते हैं, और चूंकि भारत के दोनों पड़ोसी भी हैं इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। थैंक यू for being here.